हो जाता है नोशन ऑफ अ पैराडाइम गोल स्टडी एबनॉर्मल बिहेवियर साइंटिफिकली। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पैराडाइम जो होती है बेसिकली एक तरीके से फ्रेमवर्क होता है जिसके जरिए आप बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं एंड इट हेल्प्स यू टू स्टडी थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। पैराडाइम अकॉर्डिंग टू Cohen, it's spelled as Thomas Cohen. Cohen's perspective of conceptual framework from within which a scientist operates. यानी कि वो क्या इटियोलॉजी कैसे देखेगा। इटियोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो कॉजेस को किस तरह से देखेगा, वो ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से करेगा, और वो उनकी जो कहना चाहिए रीजनिंग है वो किस तरह से देगा, किस पैराडाइम के हवाले से देगा। नो वन पैराडाइम इज सफिशिएंट टू कंप्लीटली एक्सप्लेन साइकोपैथोलॉजी। इसमें कोई भी पैराडाइम कंप्लीट नहीं है। आप नहीं कह सकते किसी एक एंगल से कि कोई पैराडाइम जो है वो कंप्लीट होगी जो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देगी। I'll tell you that what we do when we are in such a state. ठीक है, हम करते क्या है, हम कौन सी चीज को यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और कब डिसाइड करते हैं। I'll be quickly wrapping around that as well. Here to explain one area. Current paradigm, genetic paradigm. हेरिडिटरी सबसे पहले चीज आती है, जो बायोलॉजिकल पैराडाइम, जो जेनेटिक पैराडाइम है, आपकी न्यूरो साइंटिफिक पैराडाइम है, वो क्या कहती है, हेरिडिटरी यानी कि विरासत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि आपके फोर फादर्स में जीन्स जो आते हैं वो कैरियर्स होते हैं, वो डीएनए के कैरियर्स होते हैं और वो आपको चीजें जो है ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से पैथोलॉजीज भी ट्रांसफर करते हैं, जिस तरह से वो डिफरेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट पे इतना फोकस नहीं करती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली फोकस करती है इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि आपके जीन्स पर, आपके क्रोमोसोम्स पर और उस पर। वो कहती है कि इन्वायरमेंट जो है वो आपके डीएनए को चेंज कर सकती है ड्यू टू स्ट्रेस, और वो चीजें जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट जीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं? रिसेसिव जीन्स होते हैं कि हमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स का पेयर्स मिलते हैं। क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो होते हैं उनमें कुछ चीजें दोनों एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, डायकोटमी होती है, और उनमें से कोई भी एक जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा रिसेसिव, यानी कि उस वक्त वो चीज या वो बिहेवियर नजर नहीं आ रहा होता। उसके बाद वक्त के साथ या हालात की वजह से वो बिहेवियर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट जो है, इसका नेचर वर्सेस नर्चर, ये जंग पुरानी चल रही है कि क्या नेचर की वजह से कॉज हुआ या नर्चर की वजह से कॉज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि साइकोसिस जो है, लोग कहते हैं कि जी साइकोसिस इज बेसिकली जेनेटिक अकॉर्डिंग टू जेनेटिक पैराडाइम। तो जेनेटिक पैराडाइम के खिलाफ सवाल उठता है कि अगर ये जेनेटिक है तो फिर ये बचपन से ही क्यों नहीं होता, फिर ये बड़े होके क्यों हो जाता है? तो उसका रीजन ये है कि नेचर और नर्चर दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये जंग चल रही होती है। लर्निंग पैराडाइम्स basically are nurture and nature is like your genetic paradigm या biological paradigm। तो कौन सी वजह से क्या हुआ? आपने इमोशंस का चैप्टर पढ़ा होगा, आपके कहने में हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इमोशंस के चैप्टर में जेम्स लैंग थ्योरी है। जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जी क्या इमोशंस जो है वो पहले आते हैं या रिएक्शंस पहले आते हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं कि रिएक्शंस पहले आ जाते हैं और इमोशन बाद में आता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं इमोशन पहले आता है, रिएक्शन बाद में आता है। सो ये वाली चीज। इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्म्स, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन मतलब कि आपकी कौन से जो जो फीचर्स हैं या आपकी कौन सी चीज है जो एक्सप्रेस होगी। पॉलीजेनिक ट्रांसमिशन, मल्टीपल जीन पेयर्स वर्सेस सिंगल जीन्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं, कुछ होते हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं आपके पास। हेरिटेबिलिटी यानी कि द एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड, जेनेटिक फैक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी हेरिटेबल है, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स की तरफ आ जाता है कि उसमें है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आर में जो होता है वो हायर जो है चांसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर होता है एज कंपेयर टू सेकंड डिग्री रिलेटिव्स। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये होता है जैसे आपके दादा दादी हो गए, आपके नाना नानी हो गए, आपके मामू हो गए, चचा हो गए, ये सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं। देन योर कजन्स
एंड वो आपके जो है वो आपके सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में आ जाते हैं, यानी कि चाचा के बच्चे जो है वो सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में आ जाएंगे, मामू के बच्चे सेकंड डिग्री रिलेटिव में आ जाएंगे, और क्रॉस हुआ हुआ तो और भी ज्यादा उसमें होता चला जाता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, शेयर्ड एनवायरमेंट, बाज दफा ये भी होता है कि बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो इस तरह की इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं जहाँ पे बहुत ही ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, वहां पर वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर्ड हो रहे होते हैं। जैसे आपने शेयर्ड साइकोसिस सुना होगा, या आपने सुना होगा कि स्किज़ोफ्रेनिक फैमिलीज में जो जो आने वाले लोग होते हैं वो भी स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। मतलब अगर पार्टनर स्किज़ोफ्रेनिक है तो उसका पार्टनर भी स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में साइकोपैथोलॉजीज शेयर हो जाती हैं, उनको हम शेयर्ड सिम्टम्स भी कहते हैं। Non-shared environmental experiences that are unique to each family member. अच्छा, non-shared environment ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्विन स्टडीज कर रहे हैं, ट्विन स्टडीज में शेयर एनवायरनमेंट तो होगी कि एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉन शेयर एनवायरनमेंट का फैक्टर देखना है तो आप एक ट्विन को कहीं और भेजेंगे किसी और एनवायरनमेंट में, और एक ट्विन जो है अपनी ही फैमिली के साथ रहेगा, तो आप क्रॉस स्टडी कर सकते हैं कि क्या एनवायरनमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। ये आपको ट्विन स्टडीज। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स ये होते हैं कि दोनों की शक्ल एक होगी, जेंडर एक होगी। फ्रेटर्नल ट्विन्स ये होते हैं, दे आर एक्चुअली डाइजाइगोटिक, यानी कि दो एग से फर्टिलाइज होते हैं, और एक जरूरी नहीं कि एक जेंडर हो, दे कैन बी, दे लुक डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट genders as well. Behavioral genetics, study of the degree to which genes and environment factor influence your behavior. बहुत दफा ऐसा होता है। अच्छा, जीनोटाइप, जीनोटाइप ये होती है चीजें जो आपको बजाहिर नजर नहीं आती हैं लेकिन आप इनहेरिट करते हैं, अनऑब्जर्वेबल होती है जीनोटाइप्स। ठीक है, एक फिनोटाइप भी आएंगे। जीनोटाइप में ये है जैसे अक्सर आपके पेरेंट्स कहते हैं तुम बिल्कुल फलां पे गए हो, फलां पे गए हो, लेकिन मतलब ऐसा नजर नहीं आ रहा तो फलां पे क्या गया। तो जीनोटाइप are those characteristics of genes that are being transferred that are not observable, ठीक है, अनऑब्जर्वेबल होते हैं। फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स जैसे आपके बालों का रंग हो गया, आपके स्किन का कलर हो गया, ठीक है, आंखों का रंग हो गया, सही है, आपके जो है हाइट हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी कि कोई जो है वो, बल्कि ऐसे तो शकूक को शुबहात हो जाएंगे ना, ऐसा कि अगर किसी की फैमिली में सारे सांवले और अचानक से एक बहुत ही गोरा पैदा हो जाए और नीली आंखों के साथ पैदा हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये कौन है भाई, कौन हो तुम, लाइक बच्चा कहीं बदल गया अस्पताल में, सही है। तो फिनोटाइप्स बेसिकली एक्सप्रेस जेनेटिक मटेरियल विच इज ऑब्जर्वेबल, आप उसको देख सकते हैं। बालों का रंग आपकी फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्डन बाल के साथ पैदा हो जाए, अगर होता है तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो बहुत क्रॉस तो पता चलता है, ओ पर दादी पर नानी में से किसी के बाल गोल्डन थे तो बच्चे के बाल गोल्डन हो गए, वरना ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और क्रॉस जेनेटिक अगर हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन चल रहे, तो हो सकता है फोर्थ जनरेशन में वो चीज आ जाए। या सबकी आंखें काली है तो अचानक से एक बच्चे की आंखें नीली होंगी, तो ये बड़ा एक अजीब सा लगेगा कि इसकी आंखें नीली किस पे पड़ गई, हरी कैसे हो गई, डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट, ठीक है। जीनोटाइप और एनवायरमेंट का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जगहों पे बच्चे पैदा होते हैं जहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा होता है, एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिव होती है, और वो बच्चा जो है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर सिबलिंग्स वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अक्सर अक्सर वो लगता है कि फैमिली में कि वो आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि बिकॉज दैट चाइल्ड डजंट रिजेंबल विद एनीवन इन द हाउस, ठीक है। उसमें एनवायरनमेंट का भी फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे अफ्रीकन है, अफ्रीकन्स का रंग सांवला क्यों है? नेचर हैज मेड देम दैट वे बिकॉज उनके सर्वाइवल का और कोई जरिया ही नहीं है, ठीक है। अगर स्किन टोन डार्क नहीं होगी तो उनको मेलानिन नहीं होगा उनकी स्किन के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो सन बर्न हो सकता है उनको, क्योंकि वो बहुत शदीद गर्मी में रहते हैं। करंट पैराडाइम ऑफ न्यूरोसाइंस पर आ जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के लिए आपका इतना ही जानना जरूरी है कि जीन्स और एनवायरमेंटल का क्या इफेक्ट होता है, और किस तरह से रिसेसिव जीन्स फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स इफेक्ट करते हैं, और किस तरह से बिहेवियर पैटर्न जो है वो अपेरेंटली सामने आते हैं। फिर आप क्या है न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस का मतलब हुआ कि जितना भी ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो किस तरह से साइकोपैथोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं।
examines the contribution of brain structure and functions of psychopathology. Mental disorders are linked with aberrant process of the brain. 4 mechanisms, neurons and neurotransmitters. Number 1, न्यूरॉन की तादाद ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, इस सूरत में साइकोपैथोलॉजी हो सकती है. नंबर 2, ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी हो जाए या ब्रेन स्ट्रक्चर का फंक्शन जो है वो इरेगुलर हो जाए तो उस सूरत में हो सकती है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गेट्स वेरी जंपी एंड स्टार्ट्स वर्किंग टू मच, और ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो अलार्मिंग स्टेट क्रिएट ही नहीं कर रहा. इन तीनों में सूरतों में पैथोलॉजीज हो रही हैं. न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कि आप ग्लैंड्स कहते हैं, वो जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी हो सकती है. न्यूरॉन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरॉन. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लें, ये आपको आना चाहिए. मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है? यस मैम. कर्सर नजर आ रहा है मूव करता हुआ? यस. ठीक है. यस मैम. अच्छा, यस. ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपका न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस बेसिकली पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करता है. ये जो देखे ना व्हाइट पोर्शन, ये माइलिन शीथ कहलाती है. ये आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को ट्रांसफर करने में, स्मूथ वे में ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करती है. यहाँ पर एक्सॉन होते हैं. एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं. ठीक है, ये सारे चीजों को कनेक्ट करते हैं और डेंड्राइट्स जो है डिफरेंट सिग्नल्स को कैच करते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. और ये जो नीचे है ना एक्सॉन, इसके आखिर में टर्मिनल बटन्स होते हैं. ठीक है, और वो केमिकल को रिलीज करते हैं और दूसरे तक पहुंचाते हैं. इनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी अगर हो जाए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, या अगर एक्सॉन के एंड टर्मिनल्स हैं इनके अंदर, जिसको आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट की हम बात कर रहे थे, अगर इसमें कोई मसला हो जाए तो साइकोपैथोलॉजी हो सकती है. या फिर न्यूक्लियस किसी तरीके से काम नहीं कर रहा और सेल बॉडी जो है उसमें प्लाज्मा जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया किसी वजह से, किसी केमिकल की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, तो वो काम नहीं करेगी. अच्छा जी, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स दैट अलाउ न्यूरॉन्स. मैं आपको बता चुकी हूँ, आज सिर्फ रिविजन करा रही हूँ. केमिकल्स मैंने आपको बताया था. पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्री साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. कुछ एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने आपको बताया था, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और इनहिबिटरी में गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड जो है वो इनहिबिटरी केमिकल्स में आता है. रीअपटेक प्रोसेस क्या होता है? रीअपटेक प्रोसेस ये होता है कि टर्मिनल बटन दोनों, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनी हुई है, टर्मिनल बटन, एक टर्मिनल बटन दूसरे टर्मिनल बटन की तरफ जो है वो न्यूरॉन जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है. जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या साइनेप्टिक गैप है उसके दरमियान जो केमिकल रिलीज होता है उसके अंदर कभी कभार ज्यादती हो जाती है, तो रीअपटेक प्रोसेस क्या होता है, वो उस ज्यादा केमिकल को वापस ले लेता है. रीअपटेक प्रोसेस अगर गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है, रीअपटेक प्रोसेस अगर गड़बड़ हो जाए यानी कि या तो स्लो हो गया है रीअपटेक प्रोसेस, तो केमिकल की ज्यादती हो जाएगी, ठीक है, न्यूरॉन्स में, जिसकी वजह से पैथोलॉजी हो सकती है. अगर पोस्ट साइनेप्टिक में ज्यादा हो जाएगा तो साइकोपैथोलॉजी हो जाएगी. और अगर रीअपटेक प्रोसेस फास्ट हो गया तो भी साइकोपैथोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. जब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर आपको जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जब फास्ट हो जाएगा, रीअपटेक प्रोसेस इधर रिलीज हुआ उधर वापस एब्जॉर्ब हो गया, तो रीअपटेक प्रोसेस फास्ट हो जाने की वजह से जो है वो कहना चाहिए उसको कि आपकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ये रही तुम लोगों की तस्वीर. ये देखो, ये होते हैं प्री साइनेप्स और ये होता है पोस्ट साइनेप्स. ठीक है, तो यहाँ पर है आपके केमिकल्स और ये वेजल्स हैं, इनके अंदर केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और फिर इस तरह से ये जो दिया गया है ना, ये पोर्शन, ठीक है, अगर यहाँ पर रीअपटेक प्रोसेस यहाँ होता है,
अब रीअपटेक प्रोसेस, ये साइनेप्टिक स्पेस है, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं इसको, साइनेप्टिक स्पेस कहते हैं, साइनेप्टिक गैप कहते हैं, कुछ भी कह लें प्यार से आप इसको, ये सब चलेगा। ठीक है, क्या चला गया मेरा कर्सर, ठीक है, ये सब चलेगा। ये यहाँ पर एक्साइट करता है कोई भी केमिकल, इसको यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर जिस बिहेवियर को एक्साइट करेगा वो यहाँ रिलीज होगा। यहाँ जब रिलीज होगा तो यहाँ पर नीचे पोस्ट साइनेप्स में एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, अगर ज्यादा हो जाता है तो अंडरस्टूड है, न्यूरॉन के पास वापस चला जाता है, दैट्स हाउ नॉर्मल फंक्शनिंग गोज ऑन। और अगर नहीं होता तो फिर वापस नहीं जाता, तो यहाँ पर अबंडेंस हो जाएगा इसका। जब इसमें अबंडेंस हो जाएगा तो ये बहना शुरू हो जाएगा और इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड साइकोपैथोलॉजी, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। सेरोटोनिन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, उसकी थियरी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, सेरोटोनिन अगर कम हो जाए उसकी थियरी हमारे पास है। सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन कॉज कर सकती है, सुसाइड में भी इसका रोल होता है। और सेरोटोनिन की थ्योरी जो है मीनिया के हवाले से अवेलेबल है कि सेरोटोनिन की ज्यादती हो जाए तो मैनिक एपिसोड हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है सेरोटोनिन में जब आप उसकी बात करते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स में सेरोटोनिन का रिलेशन दिया गया है, पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर नहीं देगा। डोपामिन और सेरोटोनिन याद रखिएगा, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, खासतौर से सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको हर जगह नजर आएगा। इट इज बेसिकली अ फैसिलिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको फैसिलिटेट करने में, उनके फंक्शन को एनहांस करने में सेरोटोनिन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। आपकी स्लीप को रेगुलेट करने, आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने, आपकी एपेटाइट रेगुलेट करने, आपका मूड रेगुलेट करने, हर चीज में सेरोटोनिन एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो इसको प्लीज याद रखिएगा। नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डिप्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मेनिया में भी इसका बहुत रोल है, एंजाइटी में भी इसका रोल होता है। नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड्स को रेगुलेट करता है, आपकी एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है, इसीलिए स्ट्रेस के साथ और एंजाइटी के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली नजर आता है। और डिप्रेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ज्यादा हो जाए तो पैनिक। न्यूरॉन का एसिडिटी के साथ क्या ताल्लुक है बेटा? न्यूरॉन इज बेसिकली द केमिकल्स दैट आर बीइंग रिलीज्ड इन द ब्रेन। ठीक है, और वो आपके डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एसिडिटी का ताल्लुक तो मैदे से है, एसिडिटी का ताल्लुक पैल्पिटेशन से है, आपके दूसरे केमिकल से है, उसका ताल्लुक इससे नहीं है। अगर एंजाइटी इंक्रीज होती है तो वो उसकी तरफ भी तो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट समझ रहा होता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी अगर राइज होती है तो कॉर्टिजोल लेवल भी तो राइज होता है ना, तो कॉर्टिजोल एक हार्मोन है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है ना। मैं अभी आगे जाके मैं करूंगी, इसको समझाऊंगी कि आप जो बात कर रहे हो ना एंजाइटी की, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तो इमरजेंसी स्टेट में आपके ब्लड, आपके स्टमक के अंदर जो खाना पड़ा होता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो, तो वो डलता है। लेकिन पेट अगर खाली होगा तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक लाइनिंग के अंदर मौजूद होता है वो खाली मेदे में पड़ता रहेगा, तो एसिडिटी हो जाती है। तो एंग्जाइटी में आप हर वक्त ऑन द वर्ज रहते हैं, इसलिए आपका अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ या आप एंजाइटी शो करते हैं तो पेल्पिटेशन नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से या किसी सेरोटोनिन की वजह से नहीं होती, वो पेल्पिटेशन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिफ्लक्स की वजह से। ठीक है, समझ आ गया? जी मैम, थैंक यू सो मच। मेरा कर्सर ही गायब हो जाता है इस चक्कर में। चले, नॉरएपिनेफ्रिन अभी फिलहाल इसको लिमिटेड रहो, अभी आगे हम पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांस आ रहा है सिस्टम भी आ रहा है। गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, दिस इज वन न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच हैज द इनहिबिटरी इफेक्ट। इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट नहीं होता, इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है कि जितने भी सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इसको जो है वो कंट्रोल करता है। कब इसकी ज्यादती जहां हो रही होती है वहां कंट्रोल करता है। यही वजह है कि गैबा
जो है अगर इसका फंक्शन अगर खत्म हो जाए या इसको ये फंक्शन प्रॉपरली ना कर रहा हो तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेगा और बहुत ज्यादा सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल रेज हो जाएगा, सो इट कैन कॉज एंजाइटी. Possible mechanisms: excessive or inadequate levels, insufficient reuptake. वही बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि लेवल्स जो है या तो ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रीअपटेक प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. एक्सेसिव नंबर्स एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर. ये सारी बातें मैंने आपको अभी चंद लम्हे पहले बताई हैं कि रिसेप्टर्स अगर सेंसिटिव यानी कि ट्रिगर हो जाएंगे या अगर बिल्कुल ही नहीं होंगे, अगर तो ट्रिगर ही नहीं होंगे तो एक्साइट ही नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. इनसफिशिएंट रीअपटेक होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. और अगर रीअपटेक प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेसिव हो सकता है. ब्रेन एंड द स्ट्रक्चर. अब आपको ये डिफरेंट लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब. फ्रंटल लोब जो है फोरहेड की तरफ होती है, अभी तस्वीर आएगी मैं आपको दिखाती हूँ. ये आपकी फ्रंटल लोब है, यानी कि माथे के करीब जो हिस्सा होता है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है, ये होती है. पैराइटल लोब आपकी ये होती है, ठीक है. अच्छा, जो पैराइटल लोब है वो आपकी डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, आपकी मोटर फंक्शनिंग है, उसके लिए पैराइटल लोब जो है रिस्पॉन्सिबल है. टेम्पोरल लोब बेसिकली आपकी ऑडिटरी मेमोरी, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, इसके लिए टेम्पोरल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. और ऑक्सीपिटल लोब जो है, ऑक्सीपिटल लोब बिल्कुल सर के पीछे वाले हिस्से में होती है, गर्दन के ऊपर हल्का सा. तो ये जो है ऑक्सीपिटल लोब जो होती है, where the hell did my cursor go? हाँ, तो ऑक्सीपिटल लोब जो होती है वो आंखों के बिल्कुल समझे बैक क्रॉस में होती है और गहराई में नीचे होती है. और ये आपके जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, यानी कि गर्दन का, ब्रेन का ये हिस्सा नीचे वाला. व्हाट हैपेंड टू द कर्सर? ऑक्सीपिटल लोब जो है ना यहाँ पर, ऑक्सीपिटल लोब जो होती है बिल्कुल बैक पर होती है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यानी कि आपकी जो ब्रेन स्टेम कहलाती है, ठीक है. ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ये आपकी फंक्शंस को जो है ना ब्रेन के कौन से फंक्शन होते हैं, आपकी विजुअल मेमोरी, विजुअल इमेजिंग, कॉग्निटिव मैपिंग, इन सब चीजों को वो करते हैं, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाए कॉर्पस कोलाजम. कॉर्पस कोलाजम जो है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए, खैर चलो चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. इतनी फ्रंटल लोब और यही लोब्स कर लो तो बड़ी बात है. हाइपोथैलेमस, लेकिन थैलेमस और ये डायंसेफेलॉन को चलो छोड़ देते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा देख लो, ब्रेन स्टेम होती है. सेरिबेलम जो है, यहाँ पे सेरिबेलम दिया हुआ, इसके नीचे के नहीं दिया हुआ, आई कांट सी इट बिकॉज आपकी सेरिबेलम जो है बॉडी बैलेंस के लिए होता है, ठीक है. बिल्कुल लोअर ब्रेन के पास होता है और आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है. कॉर्पस कोलाजम दोनों हेमिस्फेयर्स को बेसिकली कनेक्ट करता है, एक नर्व फाइबर होता है और वो आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है, साथ में दोनों को. एक हेमिस्फेयर में जो काम हो रहा होता है राइट वाले में, वही लेफ्ट वाले में हो रहा होता है. और जो उसका कनेक्शन जो होता है वो थ्रू कॉर्पस कोलाजम होता है. और खुदा ना खास्ता अगर एक हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो जाए तो दूसरा उसका मिरर इमेज होता है, वो उसके फंक्शंस को ले लेता है. हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है आपके इमोशंस के रेगुलेटरी और आपके इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और आपके जो हार्मोन्स हैं और ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं और इसी आपकी जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं. एनालिसिस के लिए राइट साइड हाँ, ये लेफ्ट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. यस, दैट्स ट्रू कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर वो कैपेसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसरी मोटर फंक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल इमेजरी, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी जो सारी जो मेमोरी है वो एक्चुअली लेफ्ट और राइट में. अब आप जो बात कर रहे हैं वो स्किल्स की बात कर रहे हैं. स्किल्स जो होती हैं वो भी लर्न कर सकता है ब्रेन. जैसे लेफ्ट टेम्पोरल लोब के पास आपकी लैंग्वेज का हिस्सा होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है अगर लेफ्ट साइड अगर डैमेज हो जाती है तो उसमें फिर एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं होगा. लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल फंक्शंस जो होते हैं वो रुइन हो जाए, ये होता है.
you're very right. लेफ्ट और राइट के डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग कैलकुलेटिव होते हैं, तो उनकी सारी पर्सनालिटी के जितने भी पार्ट्स हैं, खासतौर से उनकी स्किल्स उस पर बेस करते हैं. वेरी ट्रू, आई एग्री विद यू. And that is what how the brain works. But I'm talking about the journal functions जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है. हाइपोथैलेमस जो है वो कॉर्ट्रोपिन रिलीज करती है, हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, और वो जो है वो अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें फिर किडनीज के ऊपर इफेक्ट होता है और बहुत मसाइल होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस एड्रोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये जो है वो आपका क्या कहना चाहिए उसको, कि ये भी कॉर्टिजोल को फैसिलिटेट करता है ये हार्मोन. और कॉर्टिजोल आप याद रखिएगा तब होता है जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से, और अगर स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है तो कॉर्टिजोल कैन डैमेज अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी. आई थिंक इतना ही तुम लोगों के लिए बहुत है. कॉर्टिजोल आ गया नीचे, ठीक है. एड्रीनोकॉर्टिकल एक्सिस भी कहलाता है, एड्रीनल कॉर्टिकल एक्सिस भी कहलाता है, HPA जो है. These are the glands, ठीक है, and adrenal cortical. क्वेश्चन है, सेरोटोनिन की जो है ना मेडिकेशंस होती हैं कि जैसे आप देते हैं डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए ट्राइसाइक्लिक ड्रग्स होती हैं, तो वो नॉरएपिनेफ्रिन के लिए होती हैं. इस तरह से सेरोटोनिन जो है होते हैं बूस्टर्स भी होते हैं जो कि दिए जाते हैं. यस देयर आर मेडिसिन्स, यस ऑफ कोर्स. ऑलराइट, आर्टिफिशियली भी हो तो हार्मोन्स भी आर्टिफिशियली दिए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आर्टिफिशियली दिए जाते हैं. इनफैक्ट आपकी जितनी भी जो मेडिकेशंस हैं, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, वो इसी से रिलेटेड होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ तो प्ले करती हैं वो. देखो इसकी वजह ये होती है कि आप कोई भी चीज आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं या आप वो करते हैं तो आपका अपना ब्रेन जब नॉर्मल भी काम कर रहा होता है तो वो मैल फंक्शनिंग हो जाती है उसकी. फॉर आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, और हम हाजमे की गोली खा लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जी हाजमा हो जाएगा. अगर आप रोजाना खाएंगे हाजमे की गोली, अब क्या होगा कि आप बगैर उसके खाना हजम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी बॉडी का अपना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपका स्टमक रिलीज करता है वो काम नहीं करेगा. वो कहेगा भाई आ रहा है तो आने दो, मैं क्यों मेहनत करूं. समझ रहे हैं? तो बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है. समझ रहे हैं आप बात को? ओके. This is how it works. So if you're giving some outer support, so then the functions itself कोशिश नहीं करते. जैसे अक्सर लोगों से कहोगे ना इम्यूनिटी पैदा करो, कोशिश करो, सब्र करने की कोशिश करो, try to work it out, you can deal with it, try to deal with it on your own. तो वो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ड्रग्स नहीं दी जाती, माइल्ड डोजेस दी जाती है और कहा जाता है कि आप साइकोथेरेपी के जरिए अपनी चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें. There are a lot of questions in the chat. If I start looking at the chat, so कोई questions पूछे हैं सबने या क्या लिखा हुआ है? I just जैसे नर्वस सिस्टम में एक्साइटेटरी हार्ट बीट का एक्सेलरेट हो जाना, प्यूपल डायलेट हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जिसको आप GI सिम्टम्स भी कहते हैं, GI सिम्टम्स का हो जाना, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना, यानी कि इमरजेंसी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि आपको उस वक्त काम आता है जब बहुत सारी चीजें काम नहीं कर रही होती हैं, आपको इमरजेंसी स्टेट के लिए तैयार किया है. सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक्साइटेटरी होता है जो हर चीज को बहुत तेज कर देता है. आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी जो है वो प्यूपल डायलेशन हो जाएगी, आंखें खुल जाती हैं ऐसे करके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इनहिबिशन हो जाती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा पेट में तकलीफ शुरू हो जाएगी, पेन शुरू हो जाएगी, क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये इस तरह की चीजें होंगी. ठीक है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट होता है. अच्छा, वो क्या करता है कि वो आपकी बॉडी को जो एक्साइटेटिंग स्टेट में गई हुई है उसको काम डाउन कर देता है, आपकी हार्ट बीट को स्लो करता है, रिलैक्स करता है आपको, यानी कि समझ लें कि आपकी रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है. आपकी आंखें जो खुली होती हैं खौफ से या किसी एंजाइटी की वजह से, उसको वो रेगुलेट करता है और उसको वो
कम करता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्टिवेशन यानी कि आपकी जो अभी बात हो रही थी ना कि एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी इसी वजह से हो जाती है कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है बॉडी में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डीएक्टिवेट किया जाता है इसके जरिए। ठीक है, अच्छा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल जो है किन किन साइकोपैथोलॉजीज में है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, स्पेशली पैनिक मोड में या फ्राइट में या फ्लाइट में जो मोड होता है उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, खासतौर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हर चीज जो है वो एक्टिव हो जाती है। और ये भी आपको पता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है या जो खाना हजम करने का जो है वो निजाम वो भी फास्ट हो जाता है। ऑटोइम्यून इज इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑटोनॉमिक इज नर्वस सिस्टम की टाइप, इम्यूनिटी से रिलेटेड। इम्यून सिस्टम एक अलग चीज है। हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर बहुत एक्टिव रहे, बहुत हाइपर रहे, तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो जरूर डिस्टर्ब होता है। ऑटो इम्यून मीन्स कि आपका ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जब कोई जर्म्स इन्वेड करेंगे आपकी बॉडी को या कोई एक्सटर्नल फीचर आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इट इज इंटरलिंक्ड ऑल्दो। ऑटोनॉमिक और ऑटो इम्यून जो है वो सिस्टम जो है वो आपस में रिलेटेड है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो इम्यूनिटी है यानी कि डिफेंसिव मोड है जो वो डिफेंसिव मोड होता है, उसमें अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये देखिए अब आपके पास इसकी तस्वीर आई हुई है। ठीक है जी, सारा नर्वस सिस्टम आपकी देखने का अंदाज, आपका बॉडी, आपके लंग्स, आपकी हर चीज जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पूरी पिक्चर बनाएगी, कौन सी चीज एक्टिव हो जाएगी, कौन सी चीज स्लो डाउन हो जाएगी। आई शेयर द स्लाइड्स विद यू। लेट्स गो ऑन टू द ट्रीटमेंट। न्यूरोसाइंस की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर, साइकोएक्टिव ड्रग्स होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करेंगी, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स हैं, जो है एम्फेटामाइन्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि इनको काम करती हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की हैं। न्यूरो व्यू डज नॉट प्रिक्लूड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ठीक है, इसके अंदर आप शामिल नहीं करते क्योंकि उसमें कोई आपका साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक जो है वो चीज नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि इसमें इनके ECT नहीं दिया हुआ और इसमें वो नहीं दिया हुआ और साइकोसर्जरी नहीं दी हुई है। रिडक्शनिज्म पे बिलीव करते हैं, व्यू दैट बिहेवियर कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड बाय रिड्यूसिंग टू इट्स बेसिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ये इसका जो है व्यू पॉइंट है आपकी जो है पैराडाइम का। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ये हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, इस दफा सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के जरिए आपको एक्सप्लेन किया, ऑल्दो वी हैव डन इट इन डिटेल लास्ट टाइम एज वेल। बायोलॉजिकल पैराडाइम को तो जितना भी पढ़ेंगे आप जो है वो उतना ही आपको लगेगा कम ही पढ़ा है। अब आ जाते हैं करंट पैराडाइम साइकोडायनामिक फ्रॉइड भाई आ जाते हैं इसके अंदर, और फेल्स टू कंट्रीब्यूट टू आवर एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग। उसमें रोल ऑफ अनकॉन्शियस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी थेरिस्ट जो है वो क्या कहते हैं कि जो अच्छा, इसमें जो है आपकी फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव इसमें दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, लेट मी सी फ्रॉइड का दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, चलो उसमें हम पढ़ लेते हैं। Contemporary theorists have attempted to study the unconscious scientifically. Pathogenic beliefs जो है beliefs that occur outside of the conscious awareness। ठीक है, बाज दफा कुछ ऐसी चीजें होती हैं पैथोजेनिक मीन्स जो कि पैथोलॉजी कॉज कर सकती हैं। अच्छा, beliefs that occur outside of the conscious अवेयरनेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइम जो भी चीज आपके लाशऊर में है वही मसाइल करेगी, जो शऊर में है वो मसाइल क्रिएट नहीं करेगी। यानी एनीथिंग दैट इज इन योर कॉन्शियस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम और एनीथिंग दैट इज इन योर अनकॉन्शियस विल बी अ कॉज ऑफ द पैथोलॉजी। इट ट्रिगर्स मैलएडैप्टिव थॉट्स एंड इमोशंस, और वो जो अनकॉन्शियस जो आपको बिलीव्स होंगी वो ट्रिगर करेंगी मैलएडैप्टिव थॉट्स को और इमोशंस को, और इसी यही उसका है, वो कहती है कि ये इसका रीजन है। इम्प्लिसिट मेमोरी कॉग्निटिव न्यूरो पैराडाइम से प्लीज काइंडली अपना cognitive neuroparadigm, the unconscious may reflect efficient information processing rather than a repository for troubling material. ठीक है,
यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी मेमोरी है, आपकी यादें हैं, वो है ना शेर याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, कुछ वही सूरत हाल जो है वो आपकी साइकोडायनामिक कहती है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशन ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी वो कहते हैं कि जब जिसमें आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न्स ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स, ऑब्जेक्ट रिलेटेड मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मदर है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ क्या कहना चाहिए उसको, ऑफ सिक्योरिटी, ऑफ केयर, ऑफ सपोर्ट। तो उसके साथ जो है वो उस बेसिस पर उसकी जो है बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं या कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली वो ऑब्जेक्ट आपके जहन में आएगा, उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है, यानी कि अगर मैटरनल मदर जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बच्चा जो है वो उसके साथ चीजों को लिंक करेगा। या मैं आपको और सिंपल करके बताऊं कि जैसे कोई कहता है कि मेरी गाड़ी, अपने साथ रिलेट करता है, मेरा रिलेशनशिप, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये जो चीज है ना, मेरा, बिलोंगिंग टू, उसके साथ रिलेशनशिप बनते हैं और अनकॉन्शियसली आप उस चीजों को एक्वायर कर रहे होते हैं कि जो आपकी चीजें जिसको आप ओन कर रहे होते हैं, उसी से आप बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, उसी से आप जो है वो रिलेशन बना रहे होते हैं। अगर वो बॉन्डिंग ना हो तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन सकते हैं। अटैचमेंट थ्योरी जो है, अटैचमेंट थ्योरी तो बेसिकली बॉल्बी की थ्योरी थी, और वो कहती है कि आप जो इन्फेंट्स हैं वो अटैचमेंट शुरू से ही वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग या वो किसी तरीके से एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं, एंड दे क्लिंग ऑन टू दोज रिलेशनशिप्स व्हिच देयर केयर गिवर्स आर प्रोवाइडिंग विद देम। वो वार्मथ और वो चीजें जो है आपने आई थिंक इसको पढ़ा होगा लर्निंग के चैप्टर में, यस ऑफ कोर्स लर्निंग के चैप्टर में बॉल्बी की थ्योरी पढ़ी होगी। Relationship self, relation self. Individuals will describe themselves differently depending upon with close relationships are told to think about. Okay, so वो अपने लिहाज से अपने relationships को जैसे देख रहे होते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को भी आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आप को भी रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, अगेन इट इज somewhere related to the psychodynamic perspective, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट एज इटसेल्फ तो नजर नहीं आ रहा होता, या अनकॉन्शियस लेवल पर वो बॉन्डिंग बनी होती है जिसकी वजह से सर्टेन पैटर्न्स जो होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। साइकोडायनामिक थेरेपी टाइम लिमिटेड है, ठीक है, और जो ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपी है वो टाइम लिमिटेड होती है। साइकोडायनामिक के बारे में आपको पता है बहुत लॉन्ग जो होती है इसके सेशंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, मनी कंज्यूमिंग होती है। तो जो ब्रीफ साइकोडायनामिक है जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशन है और भी है, तो वो ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होती है, तो टाइम लिमिटेड होती है। एक्टिव थेरेपिस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, ये नहीं कि पेशेंट ही बोले चले जा रहा है बोले चले जा रहा है, और अथॉरिटेरियन जो रोल है वो शिफ्ट हो चुका है ब्रीफ साइकोडायनामिक में। न्यू फ्रॉइडियंस बेसिकली इन चीजों को बिलीव करते हैं और न्यू फ्रॉइडियंस की बेस पर ही बना हुआ है। फ्रॉइडियन जो है वो क्लासिकल साइकोएनालिसिस है, न्यू फ्रॉइडियन इज दैट द न्यू जो साइकोडायनामिक अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं वो है। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ कोपिंग स्किल्स जो है, अच्छा कोपिंग स्किल्स, अच्छा इसमें आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफरेंस इसको भी छोड़ दें, ये आपने करनी नहीं है। अनरिजॉल्व ग्रीफ है, रोल ट्रांजिशंस है, ये सारी की सारी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस है या फाइनल ईयर में करेंगे। बायोलॉजिकल पैराडाइम जो है वो लैक कर रहा है इसमें कि आपका लाशऊर कहाँ है, आपकी मेमोरी कहाँ है, जो अभी हमने बात की, आप कि वो चीजें जो नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जेनेटिक पैराडाइम न्यूरो ट्रांसमिटर्स का केमिकली आप टेस्ट करें, आप स्कैनिंग करें, इमेजिंग करें, चीजें नजर आ रही हैं तो है, नहीं नजर आ रही है तो। अब आप सोच को तो नहीं स्कैन कर सकते, आप सोच को स्कैन नहीं कर सकते, आप सोच का कोई एविडेंस भी नहीं, आप क्या सोच रही है सिर्फ मैं नहीं बता सकती। यू विल टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग बाय द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज अ मेथड बट इट इज अ नॉन साइंटिफिक मेथड, क्योंकि इट इज टोटली सब्जेक्टिव। आप जो मुझे कह रही हैं आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कह रही हैं सच कह रही हैं झूठ कह रही हैं, आप अभी ये सोच रही थी नहीं सोच रही थी, जो समझ रही हैं आप बात को, तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पे बिलीव करते हैं। अगर आप साइकोडायनामिक में भी कहेंगे, साइकोडायनामिक में क्या है, जो मरीज बोल रहा है वो थेरेपिस्ट सुन रहा है, ठीक है,
ह्यूमनिस्टिक मॉडल में क्या है? ह्यूमनिस्टिक मॉडल में भी ये है कि जो मरीज कह रहा है वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। व्हाट कम्स फर्स्ट, नेचर और नर्चर? दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, कि नेचर है या नर्चर है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो बातें तो दोनों सही हैं, none of them are wrong, but it's basically that how to what extent which is affecting what. अब आप अगर डिप्रेस्ड है तो डिप्रेशन क्या केमिकल चेंज की वजह से हुआ है, या आपने कुछ सोचा ऐसा कि केमिकल चेंज हो गया आपके ब्रेन? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? यस दोनों मैम, चीजें बिल्कुल आ हो रही, सकती है ना। आप बिल्कुल हो इतना सकती बुरा है। सोच रही हो तो आप इतना बुरा सोच रही हैं कि आपका केमिकल जाहिर है नीचे आ जाएगा लेवल उसका, राइट? तो अब क्या केमिकल नीचे पहले आया था या सोच पहले आई थी? अंडा पहले आया था, मुर्गी पहले आई थी? एग्रीड एग्रीड। So that kind of a thing. Okay. बाकी Thank you so सारे much. मेरे ख्याल इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर अनरिजॉल्व ग्रीफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो कहना चाहिए हीलिंग नहीं हुई है, आपकी फीलिंग्स जो है वो जो है वो हील चली गई हैं और सारी जिंदगी वो चीज रहेगी। रोल ट्रांजिशंस, आपके रोल स्विच होते रहे हैं, ठीक है, और आपका रोल जो था वो एक बेटी का था मिसाल के तौर पे, लेकिन क्योंकि responsibility आ गई, so you had to transit your role into someone else, as you had to mother your own mother. You were mothering your mother instead of she mothering you. तो role transitions भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि बड़े बहन भाई जो होते हैं, अम्मी चली जाती हैं तो बड़े बहन भाई जो होते हैं वो माँ बाप बन जाते हैं और फिर लुक आफ्टर करते हैं, उनका अपना बचपन कहीं गुमगमा जाता है। तो ये एक बड़ा इशू है रोल ट्रांजिशंस का। रोल डिस्प्यूट्स के आप की फाइट चल रही होती है कि यू वांट टू डोमिनेट और द अदर पर्सन लेट द अदर पर्सन डोमिनेट। रोल डिस्प्यूट्स, रोल कंफ्यूजन्स होते हैं उस चक्कर में कि कौन बड़ा है कौन छोटा। जब आपको सारी चीजें दे दी जाती हैं तो फिर आपको लगता है कि आप उस रोल में आ गए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच ऑन टू रोल्स, डिफरेंट रोल। तो उसमें होता सबऑर्डिनेट का रोल है, आप कर उसमें अथॉरिटी का रोल रहे होते हैं, तो आपको ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उसमें फिर लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप्स में बहुत होते हैं। और इंटरपर्सनल और सोशल डेफिसिट्स जो है वो भी एक बहुत, आपके रिश्तों में वो चीज, वो पायदारी नहीं बनी है, वो लिंक्स नहीं बने हैं, वो चीजें नहीं बनी है, और सोशली भी आप इतने स्किलफुल नहीं हुए, कॉम्पिटेंट नहीं हुए कि आप चीजों को डील कर सके। इनकी बेसिस को डील करती है शॉर्ट आपकी साइकोडायनामिक। अगर कुछ हील करना नहीं चाहेगा तो वही वाली बात है, जख्म कुरेदता रहेगा, चीजों को बार बार करता रहेगा। यस, अनरिजॉल्व ग्रीफ विल नेवर लेट द पर्सन हील, और वो अनकॉन्शियस को ही बार बार करता रहेगा। यस, द पर्सन विल नेवर हील। वो ठीक नहीं हो सकता मरीज जो खुद ना ठीक होना चाहे। यही वजह है कि जब हम बुलाते हैं पेशेंट को तो पेशेंट अगर विलिंग नहीं होता है तो हम उसको ट्रीट नहीं करते साइकोथेरेपी में। कर ही नहीं सकते ना, जबरदस्ती कोई कह रहा है इसको देख लें, इसको कर लें, हाउ कैन वी बाय फोर्स ट्रीट समवन? ठीक है, तो अनरिजॉल्व ग्रीफ अगर वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा अपने और बार बार उसी के साथ क्लिंग कर रहा है, तो आप कुछ भी करेंगे तो वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। ठीक है जी, इवैल्यूएटिंग फ्रॉइड एंड साइकोएनालिसिस, नो फॉर्मल रिसर्च। एक तो फ्रॉइड का बड़ा एक अलमिया है कि फ्रॉइड इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और दो केस हैं उसके, दो केस। एक एना ओ का केस है, ठीक है, फियर जो फोबिया पे था, जो हॉर्सेस से उसका वो था, फियर था, which was related to later on found to be with his the fear of his dad. तो नो फॉर्मल रिसर्च, सिर्फ केस स्टडीज हैं। और ये मैंने मेरे ख्याल से आपको बताया भी था और शायद आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी रिसर्च क्वालिटेटिव अगर हो, केस स्टडीज बेसिकली अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, तो क्वालिटेटिव रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. It cannot be, it can be specific for the time period of a specific person of a specific period जहां की गई है. It cannot be generalized to everyone. So ये तो ये inadequate and non-representative samples. एक तो उनकी सैम्पलिंग जो है वो बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही कहना चाहिए कि एक दो चीजों पर उन्होंने पूरी की पूरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है एक्सप्लेन कर दी. इवन के बहुत सारी जगह पर तो ये है कि ओरल स्टेज फ्रॉइड ने कहा है ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, ओरल स्टेज के.
अब ओरल स्टेज में हमको किसको होश होता है, वो इतना होश था कि इसने ओरल स्टेज की पूरी डिस्क्रिप्शन और वो डिटेल्स दी हैं, saying it was like his own this thing from his own self. अपने फ्रॉइड के बड़े मसले थे, फ्रॉइड का ही बचपन ही बड़ा अजीब गरीब सा था. his father was, he always thought his brother, क्या नाम था उसका, Amuel, his brother Amuel, which was his step brother, he considered him to be his father because his mother was the second mother, second wife थी उसके father की, and she was very young and his father was very weak and old, and he always used to think that Amuel is, और जितना भी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और वो सारा बनाया इसने, एडिपस कॉम्प्लेक्स, वो सारा का सारा अपने भाई पे रख के बनाया इसने. कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट, पर्सनालिटी शेप अर्ली चाइल्डहुड. वो कहता है जो कुछ भी है बचपन में हो जाता है और बड़े होके कुछ नहीं होता. खैर काफी हद तक तो ये भी है कि इंप्रेशन होता है चाइल्डहुड का, लेकिन वो कहता है कि पर्सनालिटी शेप हो चुकी होती है और बड़े होके कोई चीज चेंजेस नहीं आती, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर ग्रूमिंग कहते हैं. वो कहता है ऐसा कोई चीज नहीं होती है. बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय अनकॉन्शियस. वो कहता है आपका जितना भी बिहेवियर है वो इंस्टिंक्ट्स पर बेस करता है, आपके अनकॉन्शियस पर बेस करता है, और कोई ट्रिगर्स नहीं होते फ्रॉम द एनवायरमेंट, ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर अनकॉन्शियस. कॉजेस ऑफ बिहेवियर नॉट ऑलवेज अपेरेंट और ऑब्वियस, और आपका बिहेवियर का कॉज हमेशा सामने नजर नहीं आता, हिडन होता है, अनकॉन्शियस होता है, इंस्टिंक्चुअल होता है. यानी कि रैशनल तो कोई चीज है ही नहीं ना, सारा का सारा हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इरैशनल है, व्हिच मेक्स इट वेरी इलॉजिकल. अच्छा, कॉग्निटिव बिहेवियर को मैं जल्दी जल्दी से रैप अप कर देती हूँ. कॉग्निटिव बिहेवियर जो है वो बेसिकली कहता है कि आपने जिस तरह से आपने नॉर्मल बिहेवियर को लर्न किया होता है, पॉजिटिव बिहेवियर को लर्न किया होता है, इस तरह से आप उसको जो है आप अनलर्न भी कर सकते हैं. दूसरा ये है कि कॉग्निटिव कहता है कि आपके स्कीमास होते हैं, वो रूट कॉज होते हैं आपके बिहेवियरल उसके. अच्छा, मैं इसको देखती हूँ, इसमें मैं बैक को ले आती हूँ और उसको ले आती हूँ. पहले इसको कर लेते हैं, रूट्स एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड कॉग्निटिव साइंस. यानी कि लर्निंग जिस तरह से की गई है उस तरह से आप अनलर्न कर सकते हैं, ये पैथोलॉजी का रीजन है. बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस. आपका बिहेवियर जो भी चीज कर रहे हैं, गलत है सही है, वो इस वजह से होता है कि आपको उसकी अटेंशन मिल रही है, ठीक है, या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप भागना चाह रहे हैं किसी से. बाकी बात तो सही है कि जितने भी बिहेवियर्स हैं वो तो या तो हम किसी की तवज्जो लेने के लिए कर रहे होते हैं या तवज्जो हटाने के लिए कर रहे होते हैं, एस्केपिंग और अवॉइडेंस, या फिर सेंसरी स्टिमुलेशन होती है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वी हैव टू रिएक्ट इन सर्टेन वे ऑल्दो वी आर नॉट दैट वे. एक्सेस टू डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स. ठीक है जी. टू ऑल्टर बिहेवियर, मॉडिफाई कॉन्सिक्वेंसेस, टाइम आउट का बिहेवियर दिया जाए. टाइम आउट का मतलब यह है कि आप थोड़ी देर के लिए उसके जो रीइंफोर्सर है उसको साथ में हटा दें और टाइम आउट दे दें. कि बच्चों को यूजुअली दिया जाता है, या जो जिसको कहते हैं ग्राउंडेड, यू आर ग्राउंडेड फॉर दिस वीक. अक्सर सजा मिलती है ना, तो मामा ग्राउंडेड कर देते हैं. जब दोस्त के घर जाना है तो मना कर देते कि नहीं जाओगे. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन अगेन is something which is very frequently being used for dealing with phobias. और जो है उसमें ये होता है कि आपने हायरार्की ऑफ नीड्स को करना होता है डिजाइन, और हायरार्की में स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं, एंड देन द पर्सन गेट्स एक्वेंटेड विद द थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करते हैं. रिलैक्सेशन जो है वो जो है प्लस एक्सपोजर, ये एक टूल है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का. इन विवो जो है वो टेक्निक होती है एक. इन विवो जो है वो आपने किसी तरीके से फुल ब्लूम में एक्सपोज कर देना है उसको उस स्टिमुलस की तरफ जिससे कि उसको फियर होता है. इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स. यानी कि बाद में आप इन विवो यानी कि एक्सपोजर दे देंगे उसको, उस फुल स्लोली एंड ग्रेजुअल के बाद फुल जो है आपका एक्सपोजर होगा टू डील विद दोस एंजाइटी एलिमेंट्स. कॉग्निटिव साइंस क्या कहती है? बिहेवियरिज्म क्रिटिसाइज फॉर इग्नोरिंग थॉट्स एंड इमोशंस. बिहेवियरिज्म जो है वो थॉट्स और इमोशंस को जो है वो इग्नोर करता है, इसीलिए कॉग्निटिव पैराडाइम जो है वो जो इंट्रोड्यूस कराए गए कि मेंटल प्रोसेसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आपके स्कीमास आते हैं. ये जो प्रोसेसेस है उनका खाली रिएक्शन नहीं होता, आउटर बिहेवियर नहीं होता, बल्कि आपकी थॉट प्रोसेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से आपकी परसेप्शंस हैं उसी तरह से आपका जो एनालिसिस होगा.
ठीक है, reasoning, conceiving and recognizing, all these things are based on the kind of mental processes that you have. If you have a positive view of a certain thing, you will see everything positively. If you have biased opinions, so you will have the biased perceptions and judgments and reasoning. Schema is the construct, जो basic जो इसका core है इसका, वो schemas है. Schemas जो होते हैं वो आपका कहना चाहिए कि is a cognitive construct जो कि एक नेटवर्क जो है डेवलप करता है, आपकी थॉट प्रोसेसेस की चेन बनाता है, एंड इट बेसिकली हेल्प्स यू टू इंटरप्रेट and any new information or process a new information to be simulation यानी कि जमा करना, उसको मेमोरीज पे उसके अंदर अटेंड करेंगे, जो भी चीज वो आपके स्कीमा की सूरत में स्टोर हो जाएगी, और कोई नई चीज आएगी तो उसमें या तो आप ऑल्टर करेंगे उसको और फिर उसको सेव करेंगे, या फिर आप उसमें अकोमोडेट करेंगे उसमें और फिर वो नई इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी. रोल ऑफ अटेंशन इन साइकोपैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइकोपैथोलॉजी में वही चीजें जो आप जिसको अटेंड करेंगे, हम हर सोच को अटेंड नहीं करते, हर चीज को अटेंड नहीं करते, जिस चीज को अटेंड करेंगे वही चीज को हम नेगेटिवली या तो परसीव करेंगे या पॉजिटिवली परसीव करेंगे. अगर कहते हैं ना छोड़ो इसको क्यों सोच रहे हो, इसको जस्ट ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट, जस्ट कम ओवर इट, ओवरकम करने की कोशिश करो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, थॉट चेन को ब्रेक करने की कोशिश करो. बेसिकली क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज को सोचने लग जाते हो वो, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें उसके साथ रजिस्टर. स्कीमास कैन बी पॉजिटिव, स्कीमास कैन बी नेगेटिव. मसला कहाँ आता है नेगेटिव स्कीमास के अंदर, कि आप जब हर चीज को एक टनल विजन से देखना शुरू कर देते हैं और आप असिमुलेट करते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक नेगेटिव स्कीमा की सूरत में, तो आपको हर शख्स जो है बुरा लगना, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग हो जाती है आपकी. स्टीरियोटाइप्स आप जो है वो डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में, और आप लोगों को और चीजों को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं. एरन बेक बेसिकली कहता है कि आपकी जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एक नेगेटिव ट्रायड की वजह से होता है. नेगेटिव ट्रायड का मतलब ये है कि आपने या फिर आपकी बायसेस की वजह से आप पैथोलॉजी होती है. ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसको यहाँ पर हम खत्म कर देंगे, और बेक की ये इनकम्प्लीट है. आई विल हैव टू डू द बेक्स थिंग अगेन जब मैं दूसरे चैप्टर में करा रही हूँ. अभी मैं फिलहाल बेसिकली टच अपॉन कर रही हूँ, लेकिन आपको अभी बता रही हूँ, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बेक जो है उसने जो थ्योरी दी थी उसमें वो एक साइकियाट्रिस्ट था. बेसिकली बेक वाज अ साइकियाट्रिस्ट, ही हैड गिवन दिस कॉग्निटिव थेरेपी. और बेक कहता है कि जो आपकी कॉग्निशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर साइकोपैथोलॉजी व्हेन दे आर नेगेटिव. सही है, तो इसमें ये होता है कि आप नेगेटिव कब होती है, जब आप एक नेगेटिव ट्रायड मींस एक ट्रायंगल, दैट यू आर नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट पीपल अराउंड यू एंड अबाउट योर फ्यूचर. यानी कि आने वाली कोई भी चीज अच्छी नहीं होने वाली है, मैं वर्थलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, और मेरे अंदर कोई चीज नहीं है, और जो लोग हैं मेरे गिर्द, यानी कि अबाउट द एनवायरनमेंट, मेरे गिर्द तो निवाम भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लोग भी अच्छे नहीं है, माहौल भी अच्छा नहीं है, मुल्क भी अच्छा नहीं है. ठीक है, आइंदा आने वाले वक्तों में भी ऐसा ही होगा. ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है. फिर उसने कहा कि नेगेटिव कुछ उसके पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि आर्बिट्री इन्फ्लुएंस है. ये तो आपने पढ़ा हुआ ना, आर्बिट्री इन्फ्लुएंस है, जनरलाइजेशन है, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन. आर्बिट्री इन्फ्लुएंस क्या होता है? आर्बिट्री इन्फ्लुएंस ये होता है कि आप टोटल हर चीज में से कोई ऐसी चीज कहते हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता. ठीक है, यू डोंट हैव any evidence based to say कि ये चीज इस वजह से हुई. फॉर एग्जाम्पल, फला लड़की सब्ज कदम थी, आते ही घर में बर्बादी, उसके कदम पड़ने से आपके नसीब का क्या ताल्लुक है? भाई आपका बिजनेस खराब हो रहा है, उसके कदम पड़ने से क्या हुआ? या फिर एक मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगी कि यार तुम्हारी बारिश हो रही है, तुम्हारी शादी में तुमने यकीनन पतीली चाटी. और पतीली चाटने का मौसम के there's no link between that. So arbitrary influence इसी तरह होता है, हम बगैर किसी वजह के कि मैं बहुत मनहूस हूं, मैंने आज प्रोग्राम रखा और आज बारिश हो गई. ठीक, इट मेक्स अ पर्सन सैड. ठीक है, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि आपने जो है हर अच्छी चीज में से एक बुरी चीज निकाल दी. कीड़ा,
कीड़ा निकालते हैं ना जो, वो निकालना है, ठीक है। सब कुछ अच्छा हुआ और एक चीज खराब हो गई या एक चीज इतनी अच्छी नहीं हुई, तो आपने कहा सारा का सारा क्या होगा कि आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म थी और आपने कहा कि पूरा का पूरा जो फीस था बेकार था, बहुत ही बेकार, मैं तो बहुत बोर हो गया, बहुत ही बकवास रहा, और जो है सारा इवेंट खराब हो गया। हालांकि ओवरऑल सब everybody would be excited about, it was so good, and just because one cold drink that you got was not cold and you wanted a cold drink and it was not that cold, so you felt very upset about it and you got sad about the whole thing that it's all in me. ओवर जनरलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है कि आपने कोई एक चीज जो है वो की और उसमें से आपने कहा हर दफा ऐसा ही होगा, यानी कि जैसे आज मैंने अगर डांट दिया, या जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी ना आप लोगों के लिए कॉग्निटिव में, या अगर हम आज गए और हमारी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, गाड़ी लग गई, नहीं यार मैंने तो नहीं जाना तुम्हारे साथ मैं जाती हूँ ना तो गाड़ी लग जाती, या तुम तो अक्सर भाई भी छेड़ते हैं बहनों को, यार तुम बहुत मनूस हो, मत बैठा करो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, तुम तो मत जाया करो मेरे साथ। तो ये कहीं मजाक भी होता है, लेकिन इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, सब किसी का दिल टूट जाता है, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। तो अच्छा, एक चीज होती है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, ये तो हम बहुत करते हैं अपनी जिंदगी में, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जो आजकल हमें जो दर्स दे रहे हैं ना हम लोग, ग्रैटिट्यूड, शुक्र, सबर, और बी थैंकफुल, थैंक गॉड फॉर वट एवर यू हैव, तो ये सारा का सारा चीज जो है वो बेक ने भी कहा कि जी आप हर चीज को मिनिमाइज कर देते हैं, अच्छाइयों को, और बुराइयों को मैक्सिमाइज कर देते हैं, दैट यू हैव हैबिट ऑफ मैग्नीफाइंग what you don't have, and what bad happened to you magnify, and what good happened to you in your life. जैसे अगर किसी के साथ कोई छोटा मोटा कोई हादसा हो गया या उसका छोटा मोटा कोई लॉस आ गया, यार ये मेरे साथ होता है, मेरी जिंदगी इतनी खराब है, मैं इतनी मसाइल में, मैं तो बस हमेशा ट्रॉमा मेरे साथ ही होना। अब दिस इज टू ड्रामेटिक, राइट? सो जो बाकी की जिंदगी में तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं, अगर एक दफा नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये दो दफा नहीं हुआ तो व्हाट हैपेंड, व्हाट, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? लेकिन ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये है आपका बेक का जो है वो कॉन्सेप्ट है ऑफ हिज थेरेपी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीडीआई, बेक ने एक डिप्रेशन इन्वेंट्री बनाई है, बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, जिसका कि क्रिटिसिज्म ये था, बेक की थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये था कि भैया आपने जो साइकेट्रिस्ट भाई हैं, आपने सारा का सारा डेटा जो कलेक्ट किया है वो अपने स्टूडेंट्स पे किया है, और बात करें आप क्लिनिकल डिप्रेशन की, तो क्लिनिकल डिप्रेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स डिप्रेशन। तो इनका क्रिटिसिज्म ये था कि आपने जो काम भी किया अच्छा किया, लेकिन आपने सही सैंपल पे काम नहीं किया, जो सैंपल है वो बहुत इररेलेवेंट है, और इसलिए जो बात आप कह रहे हैं उसकी इतनी ज्यादा जो है वो नहीं है, वेटेज नहीं है, क्योंकि सैंपल इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसमें नहीं दी हुई, लेकिन मैंने आपको बताई, ठीक है। अल्बर्ट आलिस को बाद में करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, and then we will have the paradigm diathesis stress model.